हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से हाजिर हूँ आपके साथ विषय इतिहास पढ़ने और पढ़ाने के लिए। वेलकम टू हिस्ट्री विद रोहिणी। यस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। कुछ लोगों को, कुछ मेरे दोस्तों को ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसको चेंज कर दिया। तो अब हमारे चैनल का नाम है हिस्ट्री विद रोहिणी। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 4-5 अपने जो हमारे वीडियोस थे उनमें हम इतिहास विषय सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। जैसे कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सभ्यता का अंत हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा विषय इतिहास के लिए। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हमारा पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके हैं। आज उसको हम फाइनली समाप्त करेंगे और क्या क्या हमने पढ़ा सब कुछ मैं आपको उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। मैंने पॉइंट्स बनवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस बताए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो उनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और वीडियोस को देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा मैंने आपको रिवीजन के लिए भी बोला था, तो हम लोग रिवीजन भी इसका करते रहेंगे। मैंने आपको शिल्प उत्पादन व्यापार कराया, मोहरें लिपि, बाट माप सारी चीज़ें कराई, नगर व्यवस्था किस तरीके थी, नगर नियोजन कैसा था, ईंटें किस तरीके से बनाई जाती थी, कौन से स्थान की क्या विशेषता है, विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। तो आज हम लोग अपने अंतिम चरण की तरफ चलेंगे। इसमें कुछ चीज़ें सभ्यता का अंत कराने से पहले मैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी, उन्हें आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके चैप्टर में कनिंघम, जॉन मार्शल और व्हीलर के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो उसमें से जो भी कुछ आता है वो तो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं वो आप लोग और लिख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कनिंघम का या कि इस समय में सन 1875 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, एक क्वेश्चन बनता है। उसी तरीके से आता है 1921 से 24 के बीच में कौन थे और उसके बाद 1944 से 47 के बीच में कौन थे। तो इनके टाइम पीरियड को हम नोट कर लेंगे। इसके बीच का जो भी कुछ आपसे जो भी सन आएगा वो आपको वहां पर लिख देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1873 से 1875 ये जो समय है ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम का है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपको मैं और भी चीज़ें बता चुकी हूँ और ये भी मैंने बताया था कि ये पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक के तौर पर इनको जाना जाता है। साथ ही पुरातत्व के जनक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। अगर आपसे 1873 से 1875 के बीच का कोई भी सन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हो सकता है 1873 ही पूछा जाए, तो आपका जवाब कनिंघम होगा। 75 में भी ऑब्वियसली कनिंघम ही होगा, लेकिन इसके बीच में भी पूछा जा सकता है कि 1874 में 1800 जैसे 73 से 75 तो बीच में 74 आता है, 74, तो 1874 में 1874 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो आपका वहां पर आंसर भी कनिंघम ही रहेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन बनता है वो है 1921 से 1924 के बीच में किसका टाइम पीरियड है, जॉन मार्शल का, क्योंकि जॉन मार्शल के ही टाइम में खोज हुई थी हड़प्पा की और जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले इस बात को सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि भारत में एक सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता से पुरानी है वो निवास करती है। तीसरा जो समय है वो 1944 से 1947 ये टाइम पीरियड है मार्टिमर व्हीलर का। ये इस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे, मार्टिमर व्हीलर। तो ये तीनों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय में या इस टाइम पीरियड में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन रहे। तो इसको आप लोगों को सिंपली नोट कर लेना है और उसे याद कर लेना है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, सभ्यता को खत्म करने के पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आज बात करेंगे जो आपकी किताब में कहीं तो भी ऐसा भी है कि नहीं भी है,
कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी उन स्थानों से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं जो डायरेक्टली आपको बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। तो उन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कुछ निकाला है जिन्हें हम लोग, और आपको पीछे जो कालक्रम दिया गया है उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको कुछ दिए गए हैं, तो सबको मिला करके मैंने कुछ क्वेश्चंस का बंच बनाया है जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको इन्हें नोट करके याद कर लेना है। सबसे पहले हम लोग स्थानों के बारे में बात करेंगे। लोथल, हमने वैसे तो स्थानों के बारे में काफ़ी बात कर रखी, लेकिन कुछ और भी हैं जैसे कि लोथल। अब लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ये स्थान आपके मैप में भी बहुत काम आने वाले हैं। आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको स्टेट याद रखना है। इंडिया के मैप की आपको स्टडी करनी है, कौन सा स्टेट किस जगह पर है ये आपको याद रखना है। उसका मैप का जो भी सारे स्टेट के मैप का डिज़ाइन अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा उन डिज़ाइंस को या उस तरीके से आकार को आप देख के समझ लीजिए और फिर आप उस स्टेट को याद रखिए किसके पास में कौन सा स्टेट है। पॉसिबल हुआ तो मैं किसी दिन आपको वीडियो में भी मैप के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो लोथल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है लोथल की खोज कब हुई? तो लोथल की खोज 1955 में हुई और किसने की? एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी। ये लोथल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो लोथल से रिलेटेड है वो ये कहाँ पर है? तो स्थिति इसकी कहाँ पर है? इसकी स्थिति है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर है? भड़ौच में। गुजरात के भड़ौच में लोथल स्थित है। गुजरात के भड़ौच में एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि डॉकयार्ड या बंदरगाह, समुद्र के किनारे ही है ये सारी चीजें। तो डॉकयार्ड या बंदरगाह यहाँ से मिला है। ठीक, ये प्रश्न पिछली बार भी आया था कि बंदरगाह या डॉकयार्ड हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया लोथल के बारे में। इतने ही क्वेश्चन लोथल से रिलेटेड आपके आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो स्थान है वो है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। धौलावीरा से हमें जलाशय मिला है पहली चीज, और जलाशय वहाँ से जल निकासी व्यवस्था की बहुत अच्छी विशेषताएं, हमें जल की से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती हैं नगर में, वो सारी व्यवस्थाएं हमें यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से करी हुई मिलती हैं। धौलावीरा की खोज 1990 में R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। R.S. बिष्ट। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है धौलावीरा की स्थिति, तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक, तीसरा जो इसका पॉइंट है कि धौलावीरा की विशेषता क्या है, तो विशेषता पहले तो ये है कि भारत में मिले हुए स्थानों में मिला सबसे बड़ा स्थान, यानी कि भारत में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान हमें मिले हैं उनमें सबसे बड़ा स्थान क्षेत्रफल के तहत सबसे बड़ा जो स्थान है वो धौलावीरा ही है। इसके बाद धौलावीरा से जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छे से मिली है। जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। दूसरा एक पॉइंट और इसमें आता है राखी गढ़ी। ठीक है, ये कहाँ पर है? पहले तो इसकी स्थिति है हरियाणा में है ये। दूसरा क्या है कि राखी गढ़ी की विशेषता ये है कि भारत में मिला दूसरा सबसे बड़ा
स्थान। भारत में जितने भी स्थान मिले हैं उन स्थानों में सबसे बड़ा स्थान धौलावीरा है और सेकंड नंबर पे जो स्थान है वो है राखीगढ़ी। ठीक, ये दो चीजें आपकी यहाँ पर हैं। अगला हमारा स्थान है रोपड़। ये अभी आपको पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि रोपड़ कहाँ है। हालांकि रोपड़ के बारे में अलग से हमें किताब में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, इसलिए मैं इसको जरूर लिख पाऊंगी। तो रोपड़ जो है आप लोग याद रखिए, सतलज नदी के किनारे ठीक है, कहां पर है? पंजाब में। एक पॉइंट रोपड़ से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है कि यहां एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत खास बात है यहाँ की कि एक कब्र में हमें एक इंसान की बॉडी मिली है और एक कुत्ते की बॉडी मिली है। अब ये तो नहीं हो सकता कि कुत्ते के संग में मालिक की बलि दे दी गई हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या पॉसिबल है? फिर यही पॉसिबल है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया गया। और हम ये भी यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कुत्ते को ज़रूर पालतू पशु के तौर पर यहाँ पर रखा जाता होगा। तो कुत्ता पालतू पशु काफ़ी पुराने समय से है, ये अनुमान यहाँ से लगाया गया है। ठीक, इसके बाद अगला जो स्थान है आपका वो है कालीबंगा। वैसे तो मैं कालीबंगा के बारे में लिखवा चुकी हूँ, आपको क्या क्या लिखवाया है मैंने। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से हमें मिला है एक ही खेत में दो फसलें बोई जाने के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काली चूड़ियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और मैं कुछ पॉइंट और आपको बताती हूँ। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप लिखेंगे सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, ये बसा है। दूसरा जो पॉइंट इसमें है कहाँ पर? ये राजस्थान में है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तीसरा है यहाँ पर यज्ञ वेदियाँ हमें यहाँ से मिली हैं। एक ये भी इसके में क्वेश्चन आता है, यज्ञ वेदियाँ कहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा के बारे में एक और इसमें लिख लीजिए, खोज लिख लीजिए। इसकी खोज कभी कभी पूछ ली जाती है। 1960 बी लाल और के थापर। 1960 में बी लाल और के थापर ने कालीबंगा की खोज की थी। आपके पीछे जो कालक्रम दिया गया है, काल रेखा दी जाती है, वहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। इसके अलावा काल रेखा में जितनी भी चीजें हैं उनको आप लोग पूरी पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा और उनको याद करें, और क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो यहाँ पर मैंने निकाला है, ये है आपका 1986। क्या है? 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ किया गया। यानी कि हम क्या कहेंगे, 1986 में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की गई। जब ये पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता निवास करती है तो फिर अमेरिका से एक खोज दल, एक उत्खनन करता है, पुरातत्व विभाग का दल आया और उसने यहाँ पर हड़प्पा की खुदाई करना प्रारंभ की 1986 में। अब हम आ जाते हैं अपनी सभ्यता के ऊपर, सभ्यता के अंत के ऊपर। ठीक है, सभ्यता के अंत पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो
तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ रीजंस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता अनुमान के ऊपर आधारित है। लोगों ने अपने हिसाब से खुदाई की, अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ से चीज़ों को प्राप्त किया और उनको जो समझ में आया वो उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर लिखा। लोगों ने, दैट मीन्स कि पुरातत्व शास्त्रियों ने, हर कोई नहीं कर सकता है ना, हर किसी को परमिशन होती है खुदाई करने की। जो पुरातत्व वेत्ता होते हैं वो, उनको अलग से, उनको इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड किया जाता है कि वो जाएं और खुदाई करें और इसके बारे में तथ्य प्रकट करें। बहुत मेहनत का काम है, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है। तो काफ़ी सालों की मेहनत के बाद कुछ तथ्य जो है वो सामने आते हैं और उसी के आधार पर इतिहासकार अपने अलग अलग अनुमान, अपने अलग अलग मत देते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंत से रिलेटेड जो मत हैं, जो अनुमान है, उनमें काफ़ी मतभेद है। इतिहास में ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें अनुमान के ऊपर ही आधारित होंगी और जिसका जो अनुमान होगा, जो प्रेडिक्शन होगा, वो उसी आधार पर अपने मत देता है। तो ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता के साथ भी हुआ। सबके अनुमान हम लोगों को अलग से याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ उसके रीजंस को पता करना है। हालांकि किसने क्या मत दिया है ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लिखेंगे, हमें ये बस देखना है कि कौन कौन से रीजंस हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में कहे गए हैं और उनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो सबसे ज़्यादा मान्य है लोगों के द्वारा। तो पहला रीजन है महामारी, दूसरा रीजन है दैवीय प्रकोप, तीसरा है जंगल में आग, चौथा है जलवायु परिवर्तन, पांचवा है बाढ़ और छठवा है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, ये रीजंस हैं। अब देखिए, सबसे पहले महामारी बताया गया है कि महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब महामारी कहा है, लोगों ने माना भी है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर इसको नकार दिया है कि महामारी फैलेगी, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता कैसे खत्म हो सकती है कोई भी महामारी फैलने से। कुछ लोग या आधी सभ्यता, आधी जनसंख्या खत्म हो सकती है किसी महामारी के द्वारा, लेकिन जो सभ्यता इतने बड़े लेवल पर है वो पूरी की पूरी सभ्यता इस तरीके से नष्ट नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न है हमारा दैवीय प्रकोप। तो इसको तो काफ़ी कम ही सपोर्ट, बहुत कम वोटिंग इसके लिए लिखी है लोगों ने कि कोई भी दैवीय प्रकोप इस तरीके से नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सभ्यता को नष्ट हो जाए। जंगल में आग, इसमें भी ये कहा है कि भी जंगल में आग लग सकती है, लेकिन तो भी इतनी बड़ी सभ्यता का अंत सिर्फ जंगल में आग लगने से कैसे होगा। कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर तक मान सकते हैं, पर सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई थी, एक आग के माध्यम से पूरी की पूरी सभ्यता कैसे नष्ट हो सकती है। जलवायु परिवर्तन एक रीजन बताया है, इसको भी काफ़ी लोगों ने वोट दिया है, लेकिन फाइनली इसके ऊपर भी सभी लोगों की सहमति नहीं बनी है कि पूरी सभ्यता जलवायु परिवर्तन से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल एक साल में ही पूरा पूरा जलवायु परिवर्तन एक या एक आध महीने में मौसम बदल गया। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? मौसम का बदल जाना, कि भाई बारिश अभी अगर जुलाई में हो रही है, जून जुलाई अगस्त में, जून में बारिश हो रही है, तो बारिश जून जुलाई अगस्त की बजाय जनवरी फरवरी मार्च में होने लग जाए या दिसंबर में होने लग जाए, वो जलवायु परिवर्तन है। ये चीजें परिवर्तित होती हैं, समय के हिसाब से जलवायु में परिवर्तन आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, लेकिन वो चेंज इस तरीके से कभी भी नहीं आता कि एकदम से वो चेंज आ जाए या कुछ ही दिनों में उसमें परिवर्तन हो जाए और सभ्यता की सभ्यताएं ही नष्ट हो जाए। हजारों वर्षों का प्रोसेस होता है वो। इसके बाद है बाढ़। इसके लिए ज़रूर काफ़ी लोगों ने मत दिया है कि क्योंकि हमने ये देखा कि जितनी भी स्थान हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं वो सारे के सारे स्थान किसी न किसी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो उसमें ज़रूर ये इस बात को काफ़ी मान्यता मिली हुई है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ आने के कारण
नष्ट हुई तो बहुत हद तक इतिहासकारों ने इसको अपना मत, अपनी सील जो है वो लगाई है, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है इस रीजन को। नेक्स्ट है आपका आर्यों का आक्रमण। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो आपका आंसर अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका आर्यों का आक्रमण। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा, पहली बात तो ये कि सभी इतिहासकारों के द्वारा सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो आर्यों के आक्रमण को है। इसके लिए ठोस रीजन, कोई भी चीज तर्क के बिना उसकी पुष्टि नहीं होती। तो तर्क इसमें क्या है? तर्क इसमें ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद जो सभ्यता हमें भारत में मिलती है स्थापित, वो आर्यों की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। जैसे कि मैंने अपने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता की गिनती होती है। ये माना जाता था कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, तब तक जब तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की गई थी। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तो ये बात साबित हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता। अब प्रश्न ये कि आर्यों का आक्रमण क्यों? तो वो इसीलिए कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सेकंड नंबर की जो भारतीय सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, तो और वो जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता है। तो इस बात को ये पुष्ट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया, जो कि मध्य एशिया से आए थे, और उन्होंने इन लोगों को समाप्त करके अपनी ही एक नई सभ्यता बसाई, जिसको आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सभ्यता है आज की, हम भी आर्यों की ही संतानें हैं। तो हमारी जो आर्य पूर्वज हैं उनके ही द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नष्ट करके अपनी सभ्यता को स्थापित किया गया। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लिए रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी रीजन अपने तर्क के द्वारा उसको पूरी तरह से पुष्टि प्रदान नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा मान्य जो रीजन है वो आर्यों का आक्रमण है, और यही आपका आंसर है अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कब हुआ। 1900 BC में बता चुकी हूँ। 2600 BC से 1900 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। कहाँ से कहाँ तक फैली थी ये भी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक, यहाँ पर पूर्व में आलमगीरपुर, और यहाँ पर पश्चिम में जो है वो फैली हुई थी पाकिस्तान तक। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और बता देती हूँ, उन्हें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं। ये आपको 2 नंबर में बहुत आता है, तो वो 2 विशेषताएं आप कोई भी दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं जल निकासी व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता जल निकासी व्यवस्था। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रिड पद्धति लिख सकते हैं, या यहाँ का विशाल स्नानागार, वो भी यहाँ की विशेषता है। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पूछी जाए तो भी आप ये 2 रीजंस लिख सकते हैं। अगर आपसे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पूछी जाए, जो कि क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है, तो भी आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी कि यहाँ पर एक विशाल स्नानागार हमें मिला है, और यहाँ की सड़कें ग्रिड पद्धति पर बनाई गई हैं, समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपकी किताब में दिया गया है कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा कम आता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, अलग अलग तरीके से है, इसका स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है, और आंसर भी अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसका आंसर लगभग सेम आपको हर जगह लिखना है, कुछ चीजों को फर्क करके। पुरातत्वविद किस प्रकार इतिहास का या अतीत का, एक ही बात है, इतिहास का या अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये हम बोल दें, हम ये कहें कि भाई इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा किताबों में, तो कैसे लिख दिया?
ये वो पूछ रहे हैं कि इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता का पुनर्निर्माण कैसे किया उन्होंने, अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में हमें चीज़ें मिली, हमें काली चूड़ियाँ मिली तो हमने कालीबंगा नाम रख दिया। हमने ये देख लिया कि यहाँ पर काली चूड़ियाँ थी। फ्योन्स की बनी हुई चीज़ें हमें मिली, हमने उसको देखा कि वो किन किन पदार्थों से बना हुआ है। खुदाई में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन चीज़ों का तारतम्य आज की चीज़ों के साथ जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं उनके संग में उनका तारतम्य स्थापित करके हम अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। कई सारी परेशानियां उसमें आती हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी खुदाई में मिल जाती हैं जो हमें नहीं समझ में आती कि आज हम इनका प्रयोग करते हैं या आज के समय में इनकी कोई प्रासंगिकता है भी या नहीं है, यही वहीं पर उसी समय रहती थी। तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या ज़रूर आती है। तो फिर हम और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार उनके बारे में सही तथ्य निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो मूर्तियाँ मिली हैं या हमें मोहरों पे जो चित्र मिले हैं उनमें जो स्त्री पुरुषों ने क्या पहन रखा है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई हाँ, यहाँ इस समय के लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे आभूषण पहनते थे। क्योंकि लिखा हुआ तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो जब लिखा हुआ नहीं मिला है तो जो चीज़ें खुदाई में मिली हैं उनके ही आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण किया जाएगा, इतिहास को फिर से लिखा जाएगा। पुनर्निर्माण मतलब इतिहास को फिर से लिखा जाना। जब चीज़ें लिखी हुई मिलने लगी तो फिर ये थोड़ा सा आसान हो गया उन चीज़ों को लिख पाना। फिर भी बहुत सारी समस्याएं उसमें आती हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आपको बस इतना ही लिखना है कि जो खुदाई में चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, कुछ उदाहरण देकर भी आप लिख सकते हैं कि खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को आज के समय की चीज़ों के साथ उनका संबंध स्थापित करके इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण जो है वो करते हैं। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, शहरों में लोगों द्वारा उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची आप बना सकते हैं, मैंने आपको लिखवाई है। इसके बाद आप हड़प्पा के शहरों की जल निकासी व्यवस्था, नगर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मैंने समझाया है, उस पर आप लोग खुद अपना आंसर बनाएं और उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा इसके अलावा मोहनजोदड़ो की विशेषता मैंने आपको बता दी। आपसे हड़प्पा सभ्यता पूछी जाए या मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो भी आपका आंसर रहेगा विशाल स्नानागार, आप उसमें दे सकते हैं। जल निकासी व्यवस्था आप दे सकते हैं, नालियों की उत्तम व्यवस्था आप दे सकते हैं। ठीक है, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था आप देख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप विशेषताओं में 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 विशेषताएं आपको देनी रहती हैं, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है तो 3 विशेषताएं लिखनी रहेंगी। इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पहला ईंट मनके और अस्थियां समाप्त हुए और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की जो इसके बाद है आपका राजा, किसान और नगर, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। Thank you.